नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं यानी गुण, ठीक है। और किसके? तो सेंट्रल फोर्स की, यानी कि केंद्रीय बल की। और ये विद प्रूफ आपको पढ़नी है, सिलेबस में भी लिखा है ब्रैकेट में विद प्रूफ, ठीक है जी। तो उसके अंतर्गत पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। तो हेडिंग डाल दो, देखो लॉ कह दो या प्रिंसिपल कह दो, बात एक ही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसे हिंदी में कहेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। जैसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है ना, ऐसे ही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला जो लॉ है, उसमें फोर्स कांस्टेंट रहता है ना। मतलब फोर्स अब्सेंस हो, एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, अब्सेंस हो, तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये तो न्यूटन का लॉ भी है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कुछ इस तरीके से लिंक करता है वो, है ना। मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का लॉ है वो कहता है यदि अब्सेंस हो फोर्स की, बल की, बाह्य बल की, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक ऐसे ही है ये भी, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, यानी टॉर्क की अब्सेंस में, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? बल आघूर्ण, जिसे आप फोर्स ऑफ कपल ऑफ फोर्स भी कह सकते हो। तो टॉर्क की अब्सेंस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, है ना, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में। तो लिख देते हैं इन अब्सेंस ऑफ, ठीक है जी, एक्सटर्नल टॉर्क, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, ठीक है। क्या? द एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, किसका? ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का कह दो, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह देते हैं बॉडी को, है ना, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? वो कैसा रहता है? रिमेन्स, ये बल्कि ऑलवेज और लगाओ, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो यानी दैट इज करके आप ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिकली कि जो फोर्स है ना, बल्कि टॉर्क की बात होगी यहाँ, फोर्स की नहीं होगी। जो एक्सटर्नल टॉर्क है, टो एक्सटर्नल कह दूँ, टो से डिनोट करते हैं टॉर्क को, यदि वो नहीं है, अब्सेंस है, यानी है नहीं, तो कितना है? 0 है। तो देन जो एंगुलर मोमेंटम है एल से डिनोट कर लेते हैं, या है ना, या जे से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यदि एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? 0 है ना। यहाँ पे लिखो इफ माने यदि एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? 0, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम जे बराबर या एल बराबर होता है पी इंटू आर, रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम इंटू आर क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ भी आसान सही है, देखो प्रूफ में। और ये बात किसके लिए है? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, ये किसके लिए है? फॉर सेंट्रल फोर्स। तो हेडिंग में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो मेन हेडिंग तो वही है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो उसके अंदर ही है ये। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? सेंट्रल फोर्स के लिए, केंद्रीय बल के लिए, ठीक है जी। अब आप जानते हो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो लिख लो, वी नो दैट सेंट्रल फोर्स भाई सेंट्रल फोर्स क्या होता है?
आप जानते हो वेक्टर एफ बराबर था एफ आर इंटू आर कैप, था या नहीं, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। तो टॉर्क निकालना है, तो देन टॉर्क निकाल दो और वहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि जे बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, देन टॉर्क बाई टो बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, है ना, बल्कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में तो आर पहले आता है, आपको याद हो तो, है ना। वेक्टर टो बराबर है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक। वेक्टर टो बराबर क्या होगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ की वैल्यू रखो एफ आर इंटू आर कैप। आर कैप की वैल्यू आप जानते हो, आर कैप की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है। तो वेक्टर टो कितना हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस एफ आर तो ऐसे रखो और ये हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर। वेक्टर टो बराबर एफ आर को बाहर निकाल लो, एफ आर अपॉन आर को, और इसे कर दो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर। आपको पता होगा मैथमेटिकल फिजिक्स से वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी दोनों जो वेक्टर सेम होते हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेक्टर टो बराबर 0। और एक फॉर्मूला आपको याद हो, वेक्टर जे ओवर डी वेक्टर जे ओवर डी टी बराबर होता है टो, ठीक है। ये भी ऐसे फर्स्ट सेम में था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बलाघूर्ण के बराबर होती है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, डी वेक्टर जे अपॉन डी टी बराबर 0। भाई जे का डिफरेंशियल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल किसका 0 आता है, जो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब वेक्टर जे क्या है, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर जे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है जी। वेक्टर जे क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? यही तो प्रूफ करना था कि वेक्टर जे कैसा रहता है, या जे कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में कर लिया हमने। क्लियर है? तो जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सेंट्रल फोर्स, या है ना, या फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, ऐसे भी कह सकते हो। कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, या कोई एक बॉडी है, ठीक है, जो सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, तब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसके नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टी पर। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लिखा है द पार्टिकल मूव्स इन ए फिक्स्ड प्लेन, ठीक है। एक ऐसा पार्टिकल जो सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, वो मोशन करता है, चलता है एक फिक्स्ड प्लेन में, ठीक है। ये बात आपको सिद्ध करके दिखानी है, क्योंकि प्रूफ है ना, ठीक है। प्रॉपर्टी तो यही है जो हेडिंग है, लेकिन प्रूफ बताना है कि जो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन करता है, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है, वो एक निश्चित समतल में, है ना, गति करता है, ठीक है। क्लियर है? तो देखो इसे लैंग्वेज थी इसमें मैंने लिख दी है इसलिए, और इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये डायग्राम किसका है आप खुद समझ के बता सकते हैं। ये इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, इलिप्स है ये, और यहाँ पर सन सिचुएटेड होता है। केपलर के लॉ याद है ना, इस यूनिट में पढ़ोगे आप। तो केपलर क्या कहते थे कि इलिप्टिकल पाथ की जो फोकस होती है वहाँ पर सन सिचुएटेड होता है, और मान लो यहाँ पर अर्थ है या कोई प्लैनेट है दूसरा जिसका मास क्या है, m है, और यहाँ से लेकर यानी इस फोकस से जो उस पार्टिकल का रेडियस वेक्टर है ना, या डिस्टेंस है, उसे आप वेक्टर r से डिनोट करते हैं, और दोनों के बीच क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो फोर्स मैंने अंदर की ओर दिखाया, और चूंकि ये आगे चलेगा तो आगे की तरफ वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो है ये तो रेडियस वेक्टर वेक्टर r है, ये वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर v है, ठीक है। रेडियस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। तो लिखा है देखो, पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r, और वेलोसिटी का वेक्टर है वेक्टर v, r इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन में ही तो है भाई। यदि आप बाइंडर पे बनाओगे, ठीक है, या मैंने बोर्ड पे बनाया है, तो एक्स वाई प्लेन तो है,
क्योंकि ये एक्स है प्लेन है, एक्स मतलब एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जेड एक्सिस तो बाहर को होती है और ये डायग्राम में कोई भी बाहर को थोड़ा ना है लाइन, नहीं है ना। इसका मतलब है वेक्टर आर एक्स एक्सिस का अलोंग मान लो, वेक्टर वी जो है वो वाई एक्सिस का अलोंग मान लो, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में ही तो है वेक्टर आर और वेक्टर वी, क्लियर हो गया ये बात। फिर वेक्टर प्रोडक्ट की आप है ना प्रॉपर्टी जानते हैं, तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहता है, देखो ध्यान देना। वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसे रहता था इस तरीके से, है ना। मान लो ये है वेक्टर ए, है ना, ये है वेक्टर बी, ये बाहर की तरफ है ना, इस तरफ, ये जो मैंने नीचे को दिखाई है ये बाहर को है। तो इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, उसकी जो डायरेक्शन होती थी ना ये होती थी ये, और यही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती थी एन कैप की, क्लियर है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लो किस में है, मान लो एक्स वाई प्लेन में है ये, तो तीसरा किस में होगा, जेड प्लेन में हो जाएगा, यानी इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट किस में होगी, जेड प्लेन में होगी, ठीक है। यदि ये दोनों एक्स जेड प्लेन में है तो ये वाई प्लेन में होगा, ठीक है, क्लियर है, यानी वाई एक्सिस का अलोंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो डेफिनेशन वेक्टर प्रोडक्ट की क्या कहती है भाई, वेक्टर आर है एक्स, है ना, एक्सिस के अलोंग, वेक्टर पी का मतलब है एम इंटू वेक्टर बी रख सकते हो, तो यानी वेक्टर पी की जगह आप एम भी रखा, तो वेक्टर आर तो है एक्स एक्सिस के अलोंग, वेक्टर बी है वाई एक्सिस के अलोंग, इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है एम बाहर आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है इनकी वो तो तीसरे वेक्टर की मतलब तीसरे एक्सिस के अलोंग होगी, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जेड एक्सिस के अलोंग होगी, और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके आया है वेक्टर जे, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस के अलोंग होगी। आई बात समझ में। तो इसलिए लिखा है एंगुलर मोमेंटम जो है पार्टिकल का वो किसके अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। आई बात समझ में। और चूंकि मैंने बताया अभी आपको फर्स्ट पार्ट में ही कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जो एंगुलर मोमेंटम है कोणीय संवेग वो कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो इसका मतलब है डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी डायरेक्शन है क्या, जेड एक्सिस के अलोंग, और वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप प्रूफ कर चुके हो। तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर जे की हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग। अब जब ये इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन भी तो फिक्स रहेगी, है ना, यानी इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी और इसकी वाई एक्सिस के अलोंग रहेगी, यानी कि पोजीशन का वेक्टर और वेलोसिटी का वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे, है ना। इसका मतलब है पार्टिकल जो है ना फिक्स्ड प्लेन में ही मोशन करेगा। हम मान के चले थे एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो अब इसे पढ़ने के बाद ये पता चला कि वो एक्स वाई प्लेन में ही मोशन करता रहेगा। इसका मतलब है जो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, वो हमेशा फिक्स्ड प्लेन में ही मोशन करेगा, ठीक है। इसलिए एल की डायरेक्शन मैंने बताया हमेशा क्या रहेगी, जेड एक्सिस रहेगी, जेड एक्सिस के अलोंग रहेगी, ठीक है। तो इसी कारण आर और वी की जो डायरेक्शन है वो भी एक्स वाई के अलोंग रहेगी, यानी कि एक्स वाई प्लेन में रहेगी, ठीक है। तो हेंस वेक्टर आर एंड वेक्टर वी आर ऑलवेज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस करके या देयरफॉर करके। तो द पार्टिकल, है ना, ये बात सिद्ध हो गई है, द पार्टिकल मूव्स इन फिक्स्ड प्लेन अंडर सेंट्रल फोर्स, क्लियर है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई हैं, दो प्रॉपर्टी और कराऊंगा, ठीक है। तो इसकी जो बाकी की दो प्रॉपर्टी है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।